नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट महापंचायत में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। और डिम्पी, बजट पेश हो चुका है और विकसित भारत का 2047 ब्लूप्रिंट मैं कह सकती हूं हमें देखने को मिल गया है। इस आधे घंटे में हम बात करने वाले हैं देश के दिग्गज कॉर्पोरेट से। न सिर्फ बजट में हुए ऐलानों को समझेंगे उनके नजर से, बल्कि जिस तरह के भारत की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, ये सरकार देख रही है, उसका ब्लूप्रिंट किस तरह से आगे बढ़ेगा डिम्पी, वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वो देखने को भी मिलेगा। इसलिए कॉर्पोरेट्स का व्यू पॉइंट समझना जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने खास शो आपके लिए डिजाइन किया है ताकि आप इसमें समझ पाएं कि आखिरकार कौन कौन से कॉर्पोरेट्स अपने इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो क्या सोच रहे हैं। पहले मैं जरा मेहमानों का स्वागत भी करूंगा और सीधा उसी बात पे आ जाऊंगा जो बात हम आज पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक बार जरा तस्वीरों में दिखाइएगा सारे के सारे मेहमान। हमारे साथ रवि अग्रवाल है जो कि को फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है सिग्नेचर ग्लोबल के। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले रवि जी मैं आपसे शुरू करता हूँ। मैम ने तो इस बार रियल एस्टेट की बात को थोड़ा अच्छे से गंभीरता से सुना भी और अच्छे से बात को रखा भी। उन्होंने ये भी कहा कि भैया अर्बन पुअर नाम की एक चीज होती है, उसको हम खत्म करेंगे, उसके लिए पूरी योजना बनाई है उन्होंने। सर, एक बार आपका टेक चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो बजट है बड़ा होलिस्टिक विजन का और लॉन्ग टर्म विजन का बजट है। इसको बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए लॉन्ग टर्म नजरिए से देखना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर इंफ्रा को जो पुश दिया गया है और अर्बन हाउसिंग को जो पुश दिया गया है, रेंटल हाउसिंग को और टैक्स के सिंप्लीफिकेशन को, ये जो चार चीजें जो इंपॉर्टेंट इन लोगों ने की हैं, और रेंटल हाउसिंग जो वाला सेगमेंट है, आई थिंक सो वो सारी चीजें बहुत बेटर तरीके से कर दी है। क्योंकि अभी कुछ लोगों का टेक आ रहा था कि भैया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये चेंज किया है। आई थिंक सो उसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉन्ग टर्म में ऑलवेज किसी भी इकोनॉमी के लिए बेटर होता है। और किसी भी, क्योंकि रियल एस्टेट जो एक ऐसी चीज है, हाउसिंग ऐसी चीज है जो इंडिया में हाईली शॉर्टेज है, डिमांड और सप्लाई में मेजर गैप है, और ये एक ग्रोथ प्रोवाइडर भी है। आज भी अपनी इकोनॉमी का 6% ही सिर्फ हमारा रियल एस्टेट से आता है, और लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर ये मेजर जनरेटर है। तो अगर हम रियल एस्टेट को पुश देते हैं, हाउसिंग को पुश देते हैं, तो उनमें ना कि लोगों को खाली घर मिलते हैं, जो जरूरतमंद लोगों को घर मिलते हैं, बट साथ साथ जो एक एम्प्लॉयमेंट, एक पूरा एक एनवायरमेंट, पूरा एनवायरमेंट जो क्रिएट होता है, पॉजिटिव इकोनॉमी पूरा मूव करती है। आई थिंक सो उस डायरेक्शन को लेके किया हुआ बजट है। इट्स ए होलिस्टिकली, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एंड अ वेरी गुड बजट एज सच। रवि जी, आप भी बता दीजिए 10 में से कितने मार्क्स देंगे वित्त मंत्री के इस बजट को। अच्छा सर, ये सारा नोटेड हो रहा है। अगर इस बजट को होलिस्टिक और लॉन्ग टर्म, होलिस्टिक और लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो मैं इस बजट को एकदम एक हिस्टोरिकल बजट मानता हूं, क्योंकि जहां पर ड्राइविंग फैक्टर आ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की इकोनॉमी बीइंग द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आज भी हमारे यहाँ जो परसेंट जो सही महीने में 35 साल जो गेन करने वाले हैं अगले 10 साल के अंदर, वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अगर उनके लिहाज से हम आज अगर सोचें तो जो स्किलिंग इंडिया वाला जो प्रोग्राम है, कैपेक्स वाला जो प्रोग्राम है, उस एंगल में मेरे आपसे ये जो बजट है वो मील का पत्थर साबित होगा। मैं तो उसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। मार्क्स देंगे। मैं एक बार बताऊं कविता आपको, ये जो रवि जी ने बात बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल जिस जगह पे काम करते हैं ना रवि जी, इनकी सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी गुड़गांव के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। वहाँ पे जो एवरेज यंगस्टर्स की एज है जो वहाँ पे जो रह रहा है वो नियर टू 30 है। नोएडा में नियर टू 27-30 है। तो आप ये देखो पूरे दिल्ली एनसीआर में दोनों ही एरियाज काफी अच्छे से ग्रो हुए। तो जिनके जो फाइन ट्यून करके बोला ना कि आप यंगस्टर्स के पास पैसा ला रहे हो, आप लॉन्ग टर्म पैसा डाल रहे हो, सिस्टम में जॉब वगैरह क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो रवि जी ने उठाई है। रवि जी, मैं एक बार आपके पास लौट रहा हूँ। सर, अर्बन एरियाज में तो ठीक है, काफी हद तक डिमांड है। थोड़ा मेरे को आप बता पाएंगे कि थोड़ा नॉन अर्बन एरिया से थोड़ा पीछे जाए, टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर भी ये जो रियल एस्टेट का बेनिफिट्स है या जो प्रॉपर्टी का, आप तो एक और चीज भी आज मैम बता रही थी कि वो सारे लैंड रिकॉर्ड्स रखा करेंगे आगे चल के, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। उसका कोई आईडी नंबर ये क्रिएट करेंगे, बाद में लैंड रिकॉर्ड्स भी होगा। इससे फर्क पड़ता है सर ऐसी चीजों से? थोड़ा दूर की सिटीज की बात बोल रहा हूं मैं इसमें दो चीजें टच करना चाहूंगा। एक तो शायद हमने एक एफडीआई का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, जो आई थिंक सो क्वेश्चन मिस हो गया हमसे। ठीक है, एक एफडीआई के अंदर मैं उस पॉइंट को एड्रेस करना चाहूंगा। फर्स्ट, एफडीआई के लिए अगर कुछ ईजमेंट आता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा विजन दिया रेंटल हाउसिंग का,
रेंटल हाउसिंग प्लस ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हाउसिंग प्लस पीपीपी मॉडल पे इंडस्ट्रियल के जो डेवलपमेंट का, आई थिंक सो जो ये रेंटल हाउसिंग है ये अफोर्डेबल हाउसिंग का आंसर है, क्योंकि लैंड कॉस्ट इन रियल एस्टेट इज एट द पीक लेवल। ओके, बहुत अच्छा रेट चल रहा है, बट स्टिल बहुत लोगों को जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, जिन लोगों को घर चाहिए और जिन लोगों को हम लोग घर दे पा रहे हैं, उसके अंदर गैप बहुत बड़ा है। और बीइंग द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमारी बहुत बड़ी अर्बन पॉपुलेशन जो ऐसी है जो अगले 10 साल में 35 साल की एज के अंदर नॉर्मली लोग घर लेते हैं, वो हिट करने वाली, वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन। तो आई थिंक सो अगर एफडीआई के रूट से अगर लो कॉस्ट फंडिंग अगर इन सारे सेक्टर्स इन सारी चीजों के लिए आ पाई, तो ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, उन लोगों के लिए घर भी बनेगा, और प्लस में पूरी ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। सेकंड, आई थिंक सो जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज, जो ये अर्बन हाउसिंग वाला 10 लाख करोड़ का जो इतने करोड़ घर बनाने के लिए जो दिया गया है, ये Tier 3 और Tier 4 सिटीज को भी एड्रेस करता है, क्योंकि वहां पे इंफ्रा भी पहुंचेगा और प्लस में घर बनेंगे और मूवमेंट ऑफ फंड होगा, क्योंकि इकोनॉमी में जब भी कोई पैसा डाला जाता है उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा, जो डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, ऑलरेडी काफी सारी जगह पे ये काम स्टार्ट हो चुका है। पर से अगर मैं गुड़गांव में अगर कहूँ तो गुड़गांव में, और जो गुड़गांव की इधर पूरे हरियाणा के ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर प्रॉपर आज भी जो नई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रॉपर्टी आईडी के थ्रू ही होता है। ये रियली मैटर करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ईज ऑफ रिकॉर्ड, जो आपने आज किसी को भी डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड से आप इजिली आज आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आपके नाम प्रॉपर्टी इमीडिएटली चढ़ जाती है, एक लिमिटेड टाइम में चढ़ती है। अगर उससे पहले अगर पहले रिजिम की बात करें, जब डिजिटाइजेशन नहीं था, तब आपको वही आप लैंड लेते थे या आपने घर लेता था, तो उसका जो इम्पैक्ट आने में, यानी कि उसको म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि लैंड रिकॉर्ड में उसका अपडेट होने में इट वाज टेकिंग ह्यूज टाइम। बट नाउ अब वो बड़ा इजी हो गया है, और लॉन्ग टर्म में पूरा इंडिया डिजिटाइज हो रहा है, तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तो पहले ही हो गया। हमारे यहाँ आज भी जो हमारी वेल्थ का एक बहुत बड़ा पोर्शन 70-80% आज भी हिस्सा हमारा वेल्थ का एक रियल एस्टेट होता है। तो इनका डिजिटाइजेशन आई थिंक सो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता ही है सर। आज भी हमारे बड़े बूढ़े और हम सब भी मानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक चीज़ों में से एक है। रोटी भी है, कपड़ा भी है, तो मकान एक बेसिक नेसेसिटी में से एक है। और एक मकान न केवल एक आदमी का बल्कि एक पूरे परिवार का एक सपना ही होता है। ये बात भी सच है। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके।